सैमसंग, पैनासोनिक, शाओमी, वन प्लस, इन सारे कंपनीज के प्रोडक्ट तो हमने यूज किए ही हैं। वहीं बात करें फिलिप्स, हैवेल्स, सिस्का, बजाज, लिस्ट बहुत लंबी है। यानी ये सारे ब्रांड हम जानते हैं। इन ब्रांड को जो ब्रांड बनाता है, आज हम उस कंपनी को डिस्कस करेंगे। इन ब्रांड के प्रोडक्ट हमने जाने, इन ब्रांड के प्रोडक्ट को सक्सेसफुल कौन बनाता है, यानी एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट कौन बनाता है, उस कंपनी को हम जानेंगे, डिटेल में एनालिसिस करेंगे। बने रहिए। कंपनी का नाम है डिक्सॉन। बहुत सारे लोग आप जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं डिटेल में समझ लेते हैं। डिक्सॉन एक काम ही ऐसा है जिसका टैगलाइन ही है ब्रांड बिहाइंड ब्रांड्स। मतलब जो आप ब्रांड हो, आपके पीछे हमें तब आप हो। कुछ इस तरह से हमसे समझ सकते हैं क्या काम करती है। हम समझते हैं जितने भी हमने ब्रांड के नाम लिए, इन सारे के ब्रांड यानी शाओमी कह लीजिए, सैमसंग कह लीजिए, पैनासोनिक कह लीजिए, या फिर टीसीएल या वन प्लस, इनके प्रोडक्ट डिक्सॉन बनाती है। ये खुद नहीं बनाती है। बाद में जब ये चीजें अकॉर्डिंग टू इनके जैसा ये कंपनी चाहते हैं उस तरह से जब डिक्सॉन बना देती है अकॉर्डिंग टू देम, उसके बाद इनको पास ऑन कर देती है और उसके बाद कंपनी उस पर अपना ठप्पा लगा के, अपना जो कंपनी का लोगो लगा के उसको आगे मार्केट करती हैं। कुछ इस तरह से बेसिक समझा। थोड़ा सा और डिटेल चलते हैं। यहां तक तो हमने देख लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, और भी इसके काम है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन फॉर द क्लाइंट ऑफ गोदरेज, यानी गोदरेज के लिए भी बनाती हैं, सैमसंग के लिए भी बनाते हैं वॉशिंग मशीन, लॉयड के लिए भी बनाते हैं, पैनासोनिक के लिए भी बनाते हैं। यहां तक हमने देखे हैं इनके लिए वॉशिंग मशीन। वही फिलिप्स की हम जो एलईडी लाइट देखते हैं, हैवेल्स की देखते हैं, हैवेल्स के शेयर को भी हम ट्रेड करते हैं, लेकिन उसके प्रोडक्ट एक्चुअल में कौन बनाता है? डिक्सॉन। सिस्का एलईडी कौन करता है? बजाज के कौन करता है? विप्रो को कौन करता है? ओरिएंट को कौन करता है? यानी कि लिस्ट काफी लंबी है। अगर आप समझ पाओगे, इतने सारे कंपनीज के एक ही ब्रांड है पीछे जो बनाता है, एक ही कंपनी है, लेकिन उसका नाम कहीं नहीं आता, लेकिन एक्चुअल काम वही करता है। तो इसीलिए इतना दमदार कंपनी है। इसको तो हर वक्त हर इन्वेस्टर के रडार पे होना चाहिए और डेफिनेटली ये पोर्टफोलियो का हिस्सा भी होना चाहिए। थोड़ा और समझते हैं इसका बिजनेस मॉडल क्या है। इसके बिजनेस मॉडल दो हैं, एक है ओईएम, दूसरा है ओडीएम। ओईएम क्या होता है? ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, यानी जो ओरिजिनल बनाता है। क्या समझते हैं उससे? जैसे कि किसी भी कंपनी ने इसको दे दिया, कोई अपना डिजाइन दे दिया, अपना सब कुछ स्पेसिफिकेशन दे दिया कि हमें ये चीज इस तरह से, इस शेप में, इस कलर में चाहिए, तो ये क्या करेगी? ये कंपनी डिक्सॉन एक्ट एज एन एग्जीक्यूशन, जो एग्जीक्यूट करती है उस तरह से काम कर, सिंपली असेंबल द प्रोडक्ट बेस्ड ऑन द कस्टमर स्पेसिफिकेशन। तो इनके लिए कस्टमर वो हो गए जो जहां से इनके पास ऑर्डर आए। वो सैमसंग हो सकता है, वो हैवेल्स हो सकता है। तो हैवेल्स ने इसको इस तरह समझ सकते हैं कि डॉक्टर ने हमें कोई मेडिसिन लिख दी है और मेडिसिन की पर्ची लेके हम सीधा चले गए हैं किसके पास? केमिस्ट के पास। केमिस्ट ने हमें सीधे दवाई दे दी है, तो उस तरह से, और उसके बाद हमने उसको यूज करना शुरू कर दिया। कुछ उसी तरह से हमें पूरा सैमसंग ने दे दिया है डिक्सॉन को पूरा डिटेल, एंड डिटेल के बाद इन्होंने बना के वापस उनको दे दिया। पहला काम इनका यह है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। दूसरा काम इनका और इंपॉर्टेंट है, ओडीएम, यानी कि ओरिजिनल डिजाइनिंग मैन्युफैक्चरर। यहां पर क्या कंपनी ये कि डिक्सॉन क्या करती है? खुद ही इसको स्क्रैच से इंक्लूड डिजाइन भी करती है, बनाती भी है, सिलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल भी करती है कि इसमें क्या यूज होगा क्या नहीं होगा, यूज R&D भी करती है, और उसके बाद बनाती भी है, यानी सब कुछ करती है। दो टाइप के काम करती है, एक तो हम सब करेंगे स्क्रैच से, रिसर्च हो गया, या फिर उसके बाकी चीजें हो गई, और उसके बाद दूसरा हो गया ओईएम। तो इस तरह से समझ सकते हो कितना ही तगड़ा इसका बिजनेस मॉडल एज ऑफ नाउ है हमारे लिए। तो इस तरह से हमने देखा इसका जो प्रोडक्ट रेंज है बहुत बड़ी है, और कोई एक भी ऐसा प्रोडक्ट इसका नहीं है जिसको हम घरों में यूज नहीं करते हैं। यानी मैक्सिमम चीजें हम घरों में यूज करते हैं, एंड मैक्सिमम ब्रांड हम जानते हैं, उनके प्रोडक्ट हम सभी के घरों में होते हैं, और उसके पीछे एक ही कंपनी है। तो इस तरह से समझ सकते हैं कि डिक्सॉन के प्रोडक्ट हमारे घर में है, लेकिन हम इस कंपनी को नहीं जानते। इवन हमारा टाटा स्काई का जो हमारा सेटअप बॉक्स होता है, या फिर किसी भी कंपनी का सेटअप बॉक्स की अगर बात करें, वो भी यही कंपनी बनाती है। तो यानी घर के हर एक कोने में जहां आपकी नजरें जाएंगी डिक्सॉन आपको प्रेजेंस मिलेगा, लेकिन डिक्सॉन के नाम से नहीं, हर एक कंपनी के अलग अलग नाम से। इसका रेवेन्यू ब्रेकअप देखते हैं कहां से आता है। एलईडी जो टेलीविजन है वहां से 48% का इसका आता है, यहां से आप समझ सकते हैं। एंड उसके बाद होम अप्लायंस से 0.09%, लाइटनिंग से 26, एंड मोबाइल फोन से 12, एंड सिक्योरिटी सिस्टम से 0.5, यानी जो सिक्योरिटी में सीसीटीवी कैमरा होता है वो भी यही कंपनी बनाती है। वहीं बात करें एज ऑफ नाउ 11 मैन्युफैक्चरिंग इसकी यूनिट है अक्रॉस द नेशन की बात करें, और कंपनी जो कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है, सिर्फ एक तरह के या फिर हाफ सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कराती अपने क्लाइंट को। जैसे कि आप यहां देख सकते हो, कंप्लीट सॉल्यूशन टू इट्स कस्टमर फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग,
डिजाइनिंग, असेंबलिंग, डिलीवरिंग एंड पूरा सपोर्ट अक्रॉस द वर्टिकल। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कितना ही बड़ा इसका नेटवर्क है, कितना ही बड़ा इसका बिजनेस है। इसीलिए ब्रांड बिहाइंड ब्रांड इनका टैगलाइन भी है, जो कि इन कंपनी के ऊपर फिट बैठता है। यहां तक हमने इसके बिजनेस को कुछ समझा। अब यहां से समझते हैं इसके क्या अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं। सबसे पहले पीएलआई स्कीम, यानी पीएलआई स्कीम से किस तरह से इसको बेनिफिट हुआ है ना, आप इसके चार्ट पे भी दिख जाएगा। क्योंकि कभी भी कोई चार्ट भागता है, गिरता है, सम हाउ उसके पीछे कोई स्ट्रांग न्यूज होती है, गवर्नमेंट का सपोर्ट होता है, अदरवाइज अननेसेसरी कोई चीजें, बिना बात की कोई चीजें होती नहीं है। यहां पर पीएलआई स्कीम से इसको काफी फायदा हुआ है एंड आगे भी काफी फायदा होने वाला है, इसलिए इसको रडार पे रखना ही चाहिए। पहला इसका जो एक अपॉर्चुनिटी है। दूसरा, इसने रिसेंट में क्या किया है, एक एमओयू साइन किया हुआ है भारतीय एंटरप्राइज के साथ। किस चीज के लिए? टू मैन्युफैक्चर टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग जो प्रोडक्ट हैं, लाइक मॉडेम्स, राउटर एंड उसका सेटअप बॉक्स, जिसकी हमने बात किया था। यानी ये भी वो कंपनी बनाएगी फॉर भारतीय एंटरप्राइज के लिए। और सुनिए, डिक्सॉन विल ओन 74% स्टेक, ये समझिए, डिक्सॉन विल ओन 74% स्टेक एंड भारतीय एंटरप्राइज विल ओन 26%। तो इस तरह से ये जो जॉइंट वेंचर हुआ है, यहां से एक और चीज हमें समझ में आ रही है, कंपनी बेहतर से बेहतरीन होती जा रही है, स्ट्रांग से स्ट्रांग होते जा रही है। इसलिए इसको हमें रडार पे जरूर रखना चाहिए। इसीलिए जब इसका इतना अच्छा काम हो जाता है, इतने अच्छा प्राइस मूवमेंट भाग जाती है, जिस तरह से पिछले मार्च से लेकर अभी तक रैली आई है, क्या इसकी जो वैल्यूएशन है वो सस्टेनेबल है? काम तो अच्छा है और गवर्नमेंट का सपोर्ट भी बना हुआ है एंड कॉन्ट्रैक्ट भी मिल रहे हैं, लेकिन वही आ जाते हैं एक चीज, वैल्यूएशन क्या कंफर्टेबल है, उसके ऊपर हमें चलना होगा। बाकी नंबर्स के बाद तभी हम समझ पाएंगे। उसकी शुरुआत करते हैं हम रीसेंट एक्शन से कि अभी क्या हुआ Q4 में। ये हमें चीजें काफी कुछ बता देगी। नेट सेल जो जंप हुई है 146% की जंप हुई है, क्या कहोगे इसको? एक बेहतरीन है। अदरवाइज कभी कभी हम जब इस चैनल पर डिस्कस करते हैं, किसी किसी कंपनी की 2% भी जंप नहीं होती है, और यहां आप देख सकते हो 146% की जंप, बेहतरीन। उसके बात करें क्वार्टरली नेट प्रॉफिट की, यानी पिछले साल से इस साल की कंपेयर के 60% का नेट प्रॉफिट जंप हुआ है, इसे क्या कहोगे आप? दूसरी बात, इबिटा की बात करें, 44% प्लस जंप हुआ है, यानी कि सारे जंप हैं और छोटे मोटे जंप नहीं कि अच्छा ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। डिक्सॉन के बाद उसका ईपीएस आप देख सकते हो, ईपीएस भी इसका अच्छा, ईपीएस यहां पर डिक्रीज हुआ है, ईपीएस यहां पर डिक्रीज हुआ है। इस चीज को हम ध्यान में रख सकते हैं। 7.61 इन मार्च 21 फ्रॉम 24 पिछले साल से। बाकी चीजें चेक करें, इसके ईपीएस आप देखोगे इस पर 7.60 के आसपास हमने देखा था, ये आया था इसका रिसेंट क्वार्टर का। वहीं अगर बात करें कंपनी के पास कैश फ्लो कितना है, अभी आप देख पाओगे 40 पर शेयर निकल के आता है, 40 पर शेयर कैश फ्लो, जो एक अच्छा है। उसका फ्री कैश फ्लो कितना बच रहा है, सब कुछ देने के बाद कंपनी का कितना कैश बचा, 11.9, ऑलमोस्ट 12 रुपीज के आसपास, जो हमारे लिए एक अच्छी बात है कि और कुछ है कंपनी के पास। टोटल डेट कितना है, 76 के आसपास है। ऐसा उतनी बड़ी बात नहीं है, टेंशन की बात नहीं, कंपनी बड़ी है, वो हमें पता चल जाएगा डेट टू इक्विटी रेशियो में। तो यहां तक तो हमने कुछ समझने की कोशिश की, यहां तक ठीक है। आगे देखें, सेल्स ग्रोथ आप देख सकते हो, आपके सामने नंबर्स हैं, और जो एक साल में किस तरह से जंप आए वो भी आपके सामने। रीजन भी आप जानते हैं, एक गवर्नमेंट का सपोर्ट बना हुआ, प्लस चाइना की वजह से जो चाइना टेंशन है ग्लोबल लेवल पे, उसकी वजह से कहीं ज्यादा फायदा इसको होने वाला है। दूसरी बात, प्रॉफिट ग्रोथ, ये आपके सामने है, 5 साल, 3 साल, 1 साल में, यानी कि बेहतरीन है। कोई शिकायत का मौका इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को या फिर अपने जो भी इसको एनालिसिस कर रहा है उसको दिया नहीं है। आरओई आप देख सकते हो 25 से ऊपर, 25 को बिल्कुल एक सस्टेन कर रहा है, अच्छी बात है हमारे लिए। वहीं बात करें आरओसी, यहां पर भी एक 20 का मिनिमम क्राइटेरिया होता है अच्छी कंपनी को पिक करने का, अदरवाइज आप देख सकते हो 20 से ऊपर ही है आप यहां। उसके बाद डेट टू इक्विटी रेशियो हम देखें 0.15 के आसपास है, एज ऑफ ना कंफर्टेबल है, या फिर आप इसे कहते हैं थोड़ा है, लेकिन उसे ऐसे हमारे लिए कोई टेंशन की बात है नहीं। बात करें प्रमोटर के पास कोई प्लेज रखा है, बिल्कुल नहीं। आप यहां देख सकते हो 0 प्लेजिंग है, जो अच्छी बात है। एंड उसके बाद प्रमोटर के पास होल्डिंग कितने हैं, 35% प्रमोटर के पास होल्डिंग है। एफआईएस के पास है 20.57 के, एंड डीआईएस के पास 11.85, यानी स्मार्ट प्लेयर के पास देखें, रफली बात करें ना 20 और 30, 31, यानी 32% के आसपास की होल्डिंग एफआईएस की एंड डीआईएस के पास ही है। बाकी पब्लिक का इंटरेस्ट में खूब बना हुआ है 32% के आसपास, आप यहां देख सकते हो। हमने जो अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा वो इस क्वार्टर का देखा, थोड़ा सा पीछे देखते हैं तो समझ में आएगा किसने बेचा किसने खरीदा। अब आपको चीजें समझ में यहां पे आएंगी। प्रमोटर के बाद 36.1135 कर दिया, यानी कि ऑलमोस्ट जरा सा वही है, थोड़ा सा कम किया, लेकिन इन्होंने 2020 में आप देखोगे 12 के आसपास थे, अभी कर दिया 19, यानी कौन खरीद रहा है ये आपको समझ में आ रहा है। क्यों प्राइस ऊपर जा रहा है, कोई भी शेयर का प्राइस ऊपर तभी जाता है फिर नीचे जब जाता है, हम और आप उसको उतना ऊपर और नीचे नहीं
नहीं लेके जाते जब तक कोई बड़ा प्लेयर, इंस्टीट्यूशन या फिर बड़े प्लेयर या फिर डीआईएस उसमें एंट्री नहीं करते हैं। और अगर वो एंट्री कर रहे हैं तो वो कोई चिट्टर पिट्टर स्टॉक में एंट्री नहीं करते, वो किसी अच्छे स्टॉक में ही एंट्री करते हैं जहां उन्हें फ्यूचर में ग्रोथ दिखती है, जहां उस कंपनी में जिसकी कंपनी अच्छी हो, जो कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल साउंड हो, इसीलिए वो अपना पैसा डालते हैं। और वो हमारी तरह छोटा मोटा पैसा भी नहीं डालते। हम डेली देखते हैं जब एफआईआईज एंड डीआईएस का एक्शन आता है, वहां आप देख सकते हो डीआईएस का 21 से उन्होंने 11 कर दिया, यानी कि डीआईएस ने जितना बेचा सारा उठा लिया है एफआईआईज ने। यहां पे आप समझ सकते हो उन्होंने अपने होल्डिंग कम कर दिया, क्योंकि पिछले साल से अभी तक काफी अच्छा इसमें बुल रन आ चुका है, अच्छा रिटर्न दे चुका है। अभी तो आपने थंबनेल पर भी पढ़ा होगा। तो उस तरह से उन्होंने अगर कुछ प्रॉफिट बुकिंग की है तो आपको दिख रहा है क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे की है, लेकिन खरीदा भी कोई है, कोई ना कोई खरीदा है, इसीलिए हमें प्राइस में है उतना बड़ा डेंट या डिप नहीं मिला, क्योंकि उसको कोई ना कोई हैंड एक्सचेंज कर ही रहा है। करंट में 11 के आसपास है। तो कौन से वो म्यूचुअल फंड है जिन्होंने इस कंपनी में एज ऑफ नाउ इन्वेस्ट किया? आपके सामने लिस्ट आ चुकी है। सबसे पहला एसबीआई का मैग्नम ग्लोबल डायरेक्ट प्लान ग्रोथ उन्होंने इन्वेस्ट किया। उसके बाद प्रिंसिपल इमर्जिंग ब्लू चिप फंड उन्होंने किया, निपॉन इंडिया वैल्यू फंड डायरेक्ट, उसके बाद कैनरा रेबिको एंड उसके बाद टाटा इंडिया कंज्यूमर फंड डायरेक्ट एंड उसका आईसीआईसी प्रूडेंशियल स्मॉल कैप। ये वो 6 फंड है जिन्होंने एज ऑफ नाउ इस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है। क्योंकि जब हम चीजों को समझ रहे हैं, जितना अच्छे से समझ पाए, तभी हम बेहतर डिसीजन ले पाएंगे। और ये रहे हमारे सामने कंपनी का रिजल्ट, यानी ईयरली बेसिस पे अगर देखें कंपनी के सिर्फ प्रॉफिट की बात करें, रेवेन्यू की नहीं, किस तरह से इंक्रीज हो रही है, बार के फॉर्म में हमें याद रह जाते हैं, सब हमारे माइंड में चिपक जाते हैं। तो इसीलिए आपको उसी की फॉर्म में आपको शो हो रहा है। आप यहां देख सकते हो किस तरह से इंक्रीज हो रहा है साल दर साल, या फिर अप ट्रेंड में बनाई है, जो हमारे लिए पॉजिटिव साइन तो हो ही जाता है। इन सब के बाद मार्केट में बैठे एनालिस्ट के अगर सुने 76% इस शेयर के ऊपर एज ऑफ नाउ बुलिश है। हमें क्या करना है? अच्छे से अपनी रिसर्च करनी है, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना है, सिर्फ वीडियो देख के नहीं ले लेना है। किस तरह से इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को रिटर्न बना के दिया है, आप यहां चेकआउट कर सकते हो। यानी कि एक टाइम क्या 27 ऑफ सितंबर 2017, यानी 17 में 27 सितंबर 2017 में इसका जो प्राइस था 519 के आसपास था। एंड नाउ यू कैन सी हियर 4195, जस्ट टस्ट 4457 के आसपास। तो आप समझ सकते किस तरह का इसमें बुल रन आया हुआ है, आप यहां क्लियरली देख सकते हो। तो अभी भी इसको ऐसा नहीं, ये जो रिटर्न है पिछले 10 साल का है, ये बस 2017 से लेकर 2021 का है। इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। हमारा कोविड का फॉल भी है, उसके बाद रिकवरी है, और इसके बाद काफी टाइम से कंसोलिडेशन पे फेज पे चल रहा है, वो सारी चीजें हैं। तो हमें क्या चाहिए? हमें अगर ऐसा रिटर्न चाहिए होता है, हमें अच्छी कंपनी को अच्छे लेवल पे एंट्री करना वो जरूरी है। अच्छी कंपनी तो आपने ढूंढ ली, टॉप पे खरीद लिया तो वो भी ठीक नहीं है। तो इसलिए उसके लिए हमें टेक्निकल की जरूरत पड़ेगी, वैल्यूएशन को चेक करना पड़ेगा, वो हम आप करने वाले हैं। वैल्यूएशन के ऊपर नजर डालें ना, इंडस्ट्री पी के बेसिस पे देखें 80 के आसपास, और इसका पी चला 161, यानी काफी प्रीमियम, काफी हाई चल रहा है। एक चीज यहां पे आप लोगों को इंपॉर्टेंट हो सकती है, अच्छी पी, लो पी का मतलब ये कतई नहीं होता कि कंपनी अंडर वैल्यूड है, पहली बात। और ओवर पी का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है, 100% ये नहीं होता कि कंपनी बिल्कुल ओवर वैल्यूड है, यानी अंडर वैल्यूड है। ओवर पी के बेसिस पे हम कुछ चीजें समझ में आती है, लेकिन पी के बेसिस पे हम डेफिनेटली कंप्लीट एनालिसिस को अपने नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मार्केट इसको प्रीमियम क्यों देख रहा है, क्यों दे रहा है, एफआईआईज क्यों इसमें इन्वेस्ट कर रहा है, क्यों इसमें बड़े प्लेयर डाल रहे हैं, क्यों अपना पैसा को इन्वेस्ट कर रहा है? क्योंकि देयर इज अ वैल्यू, देयर इज अ पोटेंशियल ग्रोथ। इसीलिए जब किसी चीज में ग्रोथ कोई कंपनी होती है तो मार्केट उसको समहाउ डिस्काउंट कर लेता है कि ठीक है, एक्स्ट्रा प्रीमियम देने को भी हम रेडी हैं, आप ग्रोइंग कंपनी हो। तो कुछ इस तरह से हमको इसमें दिख रहा है। लेकिन पी महंगा है, जी हां, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये कंपनी बहुत रेयर ही होगा कि हमें अपने इंडस्ट्री पी के आसपास या फिर इससे नीचे आएगा। थोड़ा नीचे आया था तो डेफिनेटली मार्केट में समाज में बहुत जल्दी बाइंग आ जाती है। क्यों? क्योंकि हमने इसको पहले बिजनेस मॉडल को देखा। ऐसा इसके कोई भी प्रोडक्ट नहीं है जो हम अपने घरों में यूज नहीं करते हैं, और जिस कमरे में बैठ के आप ये देख रहे होंगे समहाउ उसके प्रोडक्ट आपके रूम में भी होंगे और हमें पता नहीं होता वो डिक्सॉन ने बनाया होता है। तो इसलिए इसकी रेंज इतनी बड़ी है। ऊपर से पीएलआई स्कीम की वजह से कंपनीज हैं उनको यहां आके मैन्युफैक्चर करना पड़ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ रहा है, एंड उसके बाद वहां पर डिक्सॉन आ जाता है। तो इसलिए आप इस चीज को समझ सकते हो। अदरवाइज जो चीज है वो है, ईपीएस इसका एज ऑफ नाउ 25 के आसपास है, जो एक पॉजिटिव बात हो जाती है हमारे। डिलीवरी की बात करें, कल के दिन जो डिलीवरी हुई थी 63% के आसपास की हुई है इसमें एज ऑफ नाउ। इस वक्त आपके सामने
डिक्सॉन का 1 वीक का चार्ट ओपन है, यानी हर एक कैंडल आपको 1 वीक रिप्रेजेंट करा, किस तरह से इसमें रैली आई हुई है आप यहां क्लियरली देख सकते हो। पिछले मार्च के बॉटम बनाने के बाद वहां से स्टॉक ऑलमोस्ट कितना गुना हो चुका है वो तो आपने थंबनेल पे पढ़ ही लिया होगा। तो यहां आप क्या देख रहे हो, कभी भी ये शेयर अपने जो रेड लाइन आपको दिख रही है वीकली के बेसिस पे उसको ब्रेक नहीं कर रहा है, उसको रिस्पेक्ट कर रहा है, उसी के साथ चल रहा है। एंड अभी का जो पैटर्न बना है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि ये डिप आया था, उसके बाद ये एंड उसके बाद ये, अगर ये ब्रेक हुआ यहां से अगेन हमें अप ट्रेंड की एक रैली दिख सकती है। इसको समझते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। अब यहां आप देख सकते हो दिस वाज द डिप एंड उसके बाद एक टाइम इसको ब्रेक करने की कोशिश किया, नहीं किया, अगेन यहां पे फिर कोशिश किया, नहीं किया, अगेन अब यहां पे एक चांसेस हैं इसके कि एक बार नीचे आके सपोर्ट कहां ले सकता है, जो अपना रेड लाइन है समहाउ ये रेड लाइन के आसपास जो इसका 20 डे ईएमए है वो रफली अगर बात करें ना 4100 के आसपास निकल के आ रहा है, यानी 4100 के आसपास वो चीज निकल के आ रही है। अगर वहां पे हो सके इसको वहां सपोर्ट लेना चाहिए, वहां पे सपोर्ट लेने के बाद इसमें अगेन अप ट्रेंड की जर्नी देखी जा सकती है। तो इसलिए हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है, और अपॉर्चुनिटी आज के दिन, आज जिस दिन हम ये वीडियो बना रहे हैं उस दिन थर्सडे, तो थर्सडे को एक अपॉर्चुनिटी आपको दिखती है, किस तरह से ट्रेड करता है, सपोर्ट लेता है, नहीं लेता है, बाउंस बैक आता है। आज के दिन हमें इसमें काफी चीजें क्लियर होने की एक्सपेक्टेशन बनी हुई है। अदरवाइज ये एक बार निकल गया इस प्राइस के ऊपर, जब भी जाएगा मुझे नहीं पता है, किसी को नहीं पता है, जब भी जाएगा ये लेवल टूटेगा, एक बड़ा ही अच्छा अपमूव आपको दिख सकता है, जिस तरह से हमने अभी लार्जर जो उसका टाइम फ्रेम में जो उसका जो चार्ट देखा था वीकली, कुछ वैसा ही आपको हो सकता है। चलिए इस वीडियो हमने काफी कुछ बातें कर ली, आपके सामने सपोर्ट और बाइंग रेंज आपके सामने, करंट प्राइस भी अच्छा है, ऐसे नहीं आपको बिल्कुल यहां पे एक डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको मिल रहा है। क्या करना है क्या नहीं करना डिसीजन आपका होना चाहिए। एंड तब तक आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, क्योंकि हमें वीडियो बनाने में मेहनत जरूर लगती है। अगर आपको अच्छा लगता है, आपका सब्सक्राइब मिलता है, एक लाइक मिलता है, हमें बड़ा ही मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। आपको अगर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अकाउंट ओपनिंग का लिंक, जो फ्री में आप अकाउंट ओपन करा सकते हैं, एंड जो टेलीग्राम का लिंक है फ्री फॉर ऑल, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार चेक कर लेना। थैंक यू सो मच।